बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, यानी भूगोल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनीज। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियो प्लस ग्राफी। जियो अर्थात पृथ्वी, ग्राफी अध्ययन, अर्थात पृथ्वी के सतह का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन अगर हम विचार करें तो ये भूगोल की सटीक परिभाषा नहीं हुई। चलिए मान लेते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन को भूगोल कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो पृथ्वी पर मानव निवास करते हैं, और मानव का जो ताल्लुकात है, जो संबंध है, वो पर्यावरण से है। पर्यावरण के बाद कुछ ऐसी चीजें देखी जाती है भूगर्भ के नीचे, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, भूगर्भिक क्रियाएं हो गई। इन सब का भी अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो बहुत ही साइंटिफिक विषय है, वैज्ञानिक विषय है, जिसका संबंध पृथ्वी एवं उस पर निवास करने वाले मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाता है। तो भूगोल की अगर परिभाषा की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान सम्मत विषय है जिसके तहत मानव एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बात समझने का प्रयास करेंगे। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसके अंतर्गत मानव एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे भूगोल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं वो किन किन चीजों का अध्ययन किए जाते हैं। भूगोल को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, जनरली भूगोल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। भूगोल का अगर ज्योग्राफी को देखें तो दो भागों में बांटते हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यानी कि ये क्या होता है? इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करेंगे? जो चीजें प्रकृति प्रदत्त हैं, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस प्रकृति द्वारा मिला है, प्रकृति द्वारा इसका संबंध है, प्रकृति के द्वारा आया है हमारे सामने, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए पर्वत हमने बनाया है क्या? नहीं बनाया। पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, द्वीप वगैरह वगैरह जो है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो भौगोलिक अध्ययन किया जाता है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। खैर, चैप्टर वाइज हम इसकी बात करेंगे। अभी भूगोल क्या है हम लोग समझे। भूगोल के कितने पार्ट होते हैं? तो रफली दो भागों में बांटा जाता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भौतिक भूगोल या मानव भूगोल जो भी है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो थोड़ा सा हमारा मन में ये विचार रहेगा कि पृथ्वी आया कहां से सॉरी, ये पृथ्वी आया कहां से?
तो देखते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी का ध्यान जब हम करते हैं तो पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक भाग है। अब मन में प्रश्न उठेगा कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल को देखते हैं कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। फिर हम सोचते हैं कि आकाश गंगा कहां से आ गई, तो आकाश गंगा किसके भाग है, ब्रह्मांड का एक भाग है, ब्रह्मांड में है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं से प्रश्न उठेगा कि ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तब हम लोग भूगोल को अच्छे तरीके से समझने के लिए, भूगोल का बहुत एक कॉन्सेप्ट के साथ अगर कहें अध्ययन करने के लिए, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होती है, ब्रह्मांड में खगोलीय जो पिंड है उनका क्या क्रियाकलाप है। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल को अच्छे तरीके से समझने के लिए करेंगे ब्रह्मांड। तो पहला चैप्टर जो हम लोगों का हो जाएगा कॉस्मोस यानी एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी होगा, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो आप नोट कर लेंगे ब्रह्मांड। कहीं कहीं कॉस्मोस भी लिखा रहता है, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी कि खगोलिकी अर्थात खगोलिकी। चलिए ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने अध्ययन किया या कुछ बताया, ब्रह्मांड का अध्ययन की अगर किसी ने शुरुआत की, तो उसका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। याद रखेंगे, क्लॉडियस टॉल्मी, क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी साहब ने कहा ब्रह्मांड के विषय में अपनी जो अवधारणा प्रस्तुत की, इसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक, यानी कि जियोसेंट्रिक। इन्होंने कहा, क्लॉडियस टॉल्मी जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की और ये कहे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी चक्कर लगाते हैं। बात समझिएगा। सबसे पहले ब्रह्मांड के अध्ययन ने किसी ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, किसी ने अध्ययन का शुरुआत किया, तो उसका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी साहब का कहना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। बात ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य एवं अन्य ग्रह उसकी चक्कर लगाते हैं। चलिए सर, इनकी बात को कुछ दिन तक माना गया, लेकिन कालांतर में इन्हीं के एक्सिस से कॉपरनिकस साहब का अध्ययन आया ब्रह्मांड संबंधी। कॉपरनिकस साहब का ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन आया और इन्हें होलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। और इन साहब का कहना था कि पृथ्वी नहीं वरन सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। बात समझने का प्रयास करेंगे। क्लॉडियस टॉल्मी साहब बोले कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य एवं अन्य ग्रह उसकी चक्कर लगाते हैं। इनकी बातों का खंडन किया कौन, कॉपरनिकस साहब, और ये बोले कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। चलिए, इनकी बातों को तो नकार दिया गया, लेकिन ब्रह्मांड में सारे पिंड गतिशील हैं। ब्रह्मांड की गतिशीलता के बारे में अगर किसी ने कहा तो वो थे क्लॉडियस टॉल्मी साहब। भूगोल का अध्ययन आगे बढ़ा। कोपरनिकस साहब कहे कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह उसकी चक्कर लगाते हैं। चलिए, इनकी बात को अगर फुली हम लोग मान ही लेते हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का मतलब सिर्फ और सिर्फ सौरमंडल ही होगा। सौरमंडल तक ब्रह्मांड का अवधारणा सीमित होगी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। ब्रह्मांड के विषय में कई अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे सटीक सिद्धांत जो था वो था बिग बैंग थ्योरी। इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको याद रखेंगे, क्लॉडियस टॉल्मी जियोसेंट्रिक अवधारणा लाते हैं और इनका कहना होता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य एवं अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। कुछ समय पश्चात कोपरनिकस साहब का अध्ययन आता है और इन्होंने होलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की और ये कह रहे हैं
कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी हम अन्य ग्रह इसकी चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों से, इन दोनों वैज्ञानिक अध्ययन से सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड केवल और केवल सौर मंडल तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सबसे वैज्ञानिक व्याख्या की अगर बात करें, सबसे सटीक व्याख्या की बात करें, तो अध्ययन आता है 60 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटियर साहब का। जॉर्ज लेमेंटियर साहब का, इस पर हम लोग बात करेंगे। जॉर्ज लेमेंटियर साहब का जो व्याख्या आता है बहुत ही सटीक वैज्ञानिक व्याख्या है, जो कि प्रमाणिक चीज है। पहले ही हम बता चुके हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। विज्ञान सम्मत यानी कि प्रूव्ड होगा, सिद्ध होगा। 1965 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1965 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटियर साहब का सिद्धांत आता है, जिसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सबसे मान्य एवं वैज्ञानिक सिद्धांत यही है, बिग बैंग थ्योरी। इनका अनुसार होता क्या है, अनंत काल पहले जब कुछ नहीं था, उस समय क्या था, ब्रह्मांड में एक शून्य हुआ करता था, एक बिंदु हुआ करता था। समझिएगा, नोट डाउन हम करा देंगे जहां कराना होगा। पहले चीजों को समझिए, उसके बाद नोट होंगी सारी चीजें। लेकिन पहले जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तो नोट करने का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। वैज्ञानिक विषय है, विज्ञान सम्मत विषय है, तो इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना भी होगा। तो अनंत काल पहले क्या था, ब्रह्मांड में एक शून्य हुआ करता था जिसमें बहुत ज्यादा घन गुरुत्वाकर्षण था। बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था तो इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा डेंसिटी हुआ तो इसमें सारे जो थे, जो भी ब्रह्मांड में थे, वो क्या थे, सब इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। इसका द्रव्यमान बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऐसा बहुत समय तक हुआ, जब एकदम इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते हुआ कि असीमित गुरुत्वाकर्षण के चलते इसमें बहुत ज्यादा घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ने के चलते बहुत ज्यादा मात्रा में, असीमित मात्रा में इसमें ऊर्जा एकत्रित हो गई। अब वो ऊर्जा क्या करेगी, निकलने का प्रयास करेगी, बाहर निकलने का प्रयास। इसी क्रम में देखते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले, याद रखिएगा, 15 अरब वर्ष पहले इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, महाविस्फोट हो जाता है। अब विस्फोट के क्रम में क्या होता है कि जब विस्फोट होता है, किसी चीज का जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, सेंटर से चीजें बाहर की ओर गति करेंगे, मतलब दूर दूर जाने लगेगी। जब इसमें विस्फोट हुआ तो कुछ ऐसे हुआ, इसके टुकड़े कुछ बिखरने शुरू हो गए। ठीक है, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक बिंदु हुआ करता था जिसमें असीमित गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिससे इसका घनत्व तो बढ़ता गया और इसमें जनरेट होते गया, और वो ऊर्जा निकलने का प्रयास किया, और 15 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हो गया। इस बिंदु को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, सिंगुलरिटी। इसी को क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलरिटी मतलब सिंगल एक बिंदु था, बाकी कुछ नहीं था। सिंगुलरिटी का मतलब था कि सिंगल एक बिंदु था, बाकी कुछ नहीं था। इसी को क्या कहेंगे, सिंगुलरिटी कहेंगे। इस सिंगुलरिटी में हुआ क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पावर था, इसके चलते इसमें घनत्व बढ़ता गया, घनत्व बढ़ा, इसका द्रव्यमान बढ़ता गया, और उसमें ऊर्जा एकत्रित जो हो रही थी वो निकलने का प्रयास करेगी। करते करते जब ये हो गया कि अब ऊर्जा इसमें विमुक्त होना ही होना है, तो 15 अरब वर्ष पहले इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट के क्रम में इससे चीजें एक दूसरे से दूर ले जाने लगी। इसके बाद जब विस्फोट हुआ तो यहां हम देखते हैं कि 3 चीज सामने आए। जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, 3 चीज सामने आए। एक तो सामने आता है समय, कब विस्फोट हुआ समय मिल गया।
जब विस्फोटित पदार्थ एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूरी तय करेंगे तो क्या हो गया? स्थान। स्थान का कंसेप्ट है। इसके पहले ना समय का कंसेप्ट था ना स्थान का कंसेप्ट था। समय का जन्म होता है, स्थान का कंसेप्ट आता है। और देखिए बात समझने का प्रयास करेंगे। जब विस्फोट हुआ एक निश्चित समय में हुआ, समय की परिकल्पना हो गई, चीजें विस्फोटित होकर यहां से वहां गई या यहां से वहां गई, तो इससे क्या हुआ? स्थान का बोध हो गया। तो समय का कंसेप्ट है या स्थान प्लेस का कंसेप्ट है। और यहां से वहां गया तो कुछ गया, कुछ गया यानी कि वस्तु। तो समय का जन्म होता है, स्थान का जन्म होता है, वस्तु का जन्म होता है। क्लियर है? महाविस्फोट के समय समय का जन्म होता है, स्थान का समय होता है और वस्तु का जन्म होता है। यहां से कंसेप्ट क्लियर होने लगा इन चीजों का। यानी कि यहां से लोग समय के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। स्थान का जन्म होता है और वस्तु कुछ न कुछ तो वहां गया। अब देखते हैं ये महाविस्फोट हो गया सिंगुलरिटी के माध्यम से 15 अरब वर्ष पहले। 15 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट होता है, जिससे कि पदार्थ एक दूसरे से दूर गए। इस सिंगुलरिटी के माध्यम से जो विस्फोट होता है इस पिंड में, उसमें असीम गुरुत्वाकर्षण, ये जो था जो टुकड़े इसके हुए उसमें भी ऐसा नहीं था कि बस गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो गया। तो असीम गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसमें था, विस्फोट हुआ तो विस्फोटित जो टुकड़े हुए इनमें भी बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था। समय के साथ कालांतर में धीरे 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 एक समय के साथ, बहुत समय के बाद ये क्या है, धीरे धीरे ठंडे हुए। और ठंडा होने के क्रम में इनको देखा गया क्या, इन्हीं को कहा गया निहारिका। इन निहारिकाओं का जन्म हुआ और इन्हीं निहारिकाओं को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहा जाता है। इन गैलेक्सी में समय के साथ और बिखराव होता है तो तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म होता है इन चीजों। अब देखा गया कि अब बात है कि ये दूर जाने लगे। एडविन हबल अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत बड़े दूरबीन के माध्यम से देखा। जब विस्फोटित पदार्थ हुए तो दूरबीन के माध्यम से देखा तो क्या हुआ कि ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से अभी भी दूर जा रही हैं। अभी भी ये सिलसिला जारी है, अभी भी एक दूसरे से दूर जा रही है। यानी कि एक आकाश गंगा और दूसरे आकाश गंगा के बीच जो है अभी भी दूरी का क्रम जारी है। इसलिए हमको इतना बताना पड़ रहा है, इसलिए कि क्वेश्चन का जो मोड होता है बदलते चल जाता है। कहीं कहीं कहते हैं महाविस्तारित सिद्धांत। क्या है भी? महाविस्तारित सिद्धांत या फैलाव का सिद्धांत। महाविस्तारित सिद्धांत या फैलाव का सिद्धांत, यानी कि अभी भी ब्रह्मांड में फैलाव जारी है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। बात समझ में? आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एडविन हबल ने बहुत बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से इस चीज को देख के सिद्ध कर दिया है कि अभी भी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही। अब यहाँ बात पड़ती है कि जब करोड़ों और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं, तो पृथ्वी जिस आकाश गंगा में निवास करती है, जिस आकाश गंगा का पृथ्वी पार्ट है, उस आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। याद रहेगा? एक नोट कर लीजिएगा। आकाश गंगा तक तो क्लियर है। महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट के समय चीजों का बिखराव होता है, फैलाव होता है, उसमें आकाश गंगा का जन्म होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका आकार कैसा है जी? सर्पिल। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका आकार क्या है? सर्पिल है, सर्पिलाकार है। अब जैसा कि हमने कहा कि लाखों की संख्या में आकाश गंगा है, तो हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी हो गई, तो एक कम से कम नजदीकी को तो जानना ही होगा। पड़ोसी के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? तो मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा के नजदीक, नोट कर लेंगे, हमारी आकाश गंगा के नजदीक दूसरी आकाश गंगा का नाम
आकाश गंगा का नाम एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा है जो हमारी आकाश गंगा से 22 लाख जो हमारी आकाश गंगा से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 22 लाख प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक सेकंड में प्रकाश जितनी दूरी गमन करती है उसको प्रकाश कहते हैं। एक वर्ष में, एक सेकंड का हिसाब से एक वर्ष में निकालेंगे तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी को तय करेगी उसे प्रकाश वर्ष कहेंगे। इस पर 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है कौन? एंड्रोमेडा, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से। ठीक है। अब इन आकाश गंगा में क्या होता है? तारों का जन्म होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी जिस तारा में उसका नाम क्या है? सूर्य है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किसका? आकाश गंगा को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद तारों का जन्म कैसे होता है इसको देखेंगे। तारों का जन्म देखेंगे, आकाश गंगा को इन डिटेल देखेंगे, तारों के जन्म को देखेंगे। और इन आकाश गंगा में जो हमारी आकाश गंगा में है कई तारे जो होंगे उसमें हमारी पृथ्वी जिसमें है उसका नाम क्या है? सूर्य है। तो तारों का जन्म देखने के बाद सीधा हम लोग चले आएंगे कहा? सूर्य का अध्ययन पर और सौर परिवार पर, यानी कि सौर मंडल पर। सौर मंडल पर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आकाश गंगा निहारिका, आकाश गंगा और निहारिका पर थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद सौर मंडल, सौर मंडल एवं इसके ग्रह, सौर मंडल एवं इसके ग्रह की बात करेंगे। और इसमें इन डिटेल पृथ्वी की हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे हम लोग पृथ्वी पर आएंगे तब से हमारा क्या हो जाएगा? एक अच्छा सिलेबस हमको मिल जाएगा। पृथ्वी के बारे में हमको सब कुछ जानना है, लेकिन पृथ्वी के अध्ययन के पहले हम लोगों को इन सब चीजों को जानना होगा। जैसा कि हमने आज देखा कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। आज देखें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात किए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करने के बाद आकाश गंगाएं कैसे बनती है इसको देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आकाश गंगा पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना सौर मंडल की तरफ मूव करेंगे, सूर्य की तरफ मूव करेंगे। आकाश गंगा में कई तारे देखेंगे जिसमें हमारा तारा जो है सूर्य है। जैसे कि हमने बताया कि हमारी आकाश गंगा के नजदीक दूसरी आकाश गंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि सौर मंडल में भी मंदाकिनी में कई तारे दिखाई देंगे जिसमें हम लोग सूर्य के पार्ट हैं, यानी कि पृथ्वी जो है सौर परिवार सूर्य की सौर मंडल का एक हिस्सा है। तो सूर्य के नजदीक दूसरा जो तारा होगा उसका नाम क्या है जी? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद करिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के नजदीक दूसरे तारा का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन अभी इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सौर मंडल एवं निहारिका पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।